बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, रोला बहुत ज्यादा पड़ गया है जो पंजाब के अंदर एक नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल को क्या नाम दिया जाए? मेरे ख्याल में जो सबसे मुनासिब नाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बिल बहुत बदनाम होने वाला है और ये नेक नियति से तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के जो हमायती थे, जो हुकूमत के साथ खड़े थे, जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ के लिए थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते थे, वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि यार ये किस किस्म का बिल ये लोग लेकर आ गए। अगर ये इस तरह के कानून बनाएंगे तो कानून की धज्जियां तो उड़ेंगी, इंसानी हकूक अमली तौर पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो ये क्योंकि बहुत बदनाम होने वाला है बिल, तो इसका कोई आसान नाम होना चाहिए। तो ये मार्शल लॉ बिल इसका मेरे ख्याल में अब तक मुझे जो समझ आया, आसान तरीन नाम इसका रखा जा सकता है, मार्शल लॉ बिल। और ये पंजाब के अंदर एक तरह से मार्शल लॉ बिल लाया जा रहा है। इसका मुश्किल नाम लेने से बेहतर है इसको मार्शल लॉ बिल ही पुकारा जाए। ये पाकिस्तान में अब एक नया ट्रेंड है, यानी पंजाब के अंदर खास तौर पे खातून सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा जो है वो अब एक कानून लेकर आ रही है जो उनका मनपसंद कानून है। इसमें मैंने मनपसंद इसलिए कहा कि जो एमपीए है जिसने ये बिल मुतारिफ करवाया वो खुद मुकर गया, उसने कहा जी मैं तो नहीं लेके आया। यानी ताजा अपडेट इसमें यह है कि नून लीगी एमपीए खालिद रांझा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये बिल लेकर आए, उन्होंने कहा ये बिल उनका नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत का बिल है और ये कानून वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुशावरत से लाया गया है। और जो स्पीकर है वो कह रहे जी मुझे तो आगाही नहीं किया गया। यानी पीका का जो कानून है वो भी पीएमएलएन लेकर आई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौर में इस पे काम होने लगा था। और उस दौर में मैंने कहा था कि सख्त कवानीन जरूर बनाए लेकिन सबके लिए बनाए। और फिर सारे सहाफी निकल आए, बड़ा एहतजाज किया गया। अब ये उससे भी घटिया नौयत का एक अजीबोगरीब किस्म का काला कानून मार्शल लॉ बिल वो लाया जा रहा है। और मार्शल लॉ बिल के अंदर क्या होगा इसकी तफसीलात मैंने आपको पहले बताई। कुछ चीजें मैं आपको ये बताता हूं। एक तो जनाब एमपीए साहब मुकर गए, वो कहते जी मेरा नहीं है, तो ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा का बिल है, मरियम नवाज साहिबा का पसंदीदा बिल है, वो खुद इसको लेकर आ रही है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये खानदान किस कदर फाशिस्ट रवैया रखता है। अब आ जाए स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान। देखें, जो भी कमेटियों के अंदर बिल जाते हैं ना या कानून पास होने के लिए जाते हैं, उनके बारे में स्पीकर को जरूर पता होता है। लेकिन यहां पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से लाइल्मी का इजहार। अब वो कहते हैं नहीं, जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती कानून जो है, निजाम का जो कानून है वो मुमकिन नहीं है, मलक अहमद खान कह रहा है। मलक अहमद खान कौन है? जनरल बाजवा का बहुत करीबी आदमी, रिजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदारों में से एक। जनरल बाजवा और उनके रिश्तेदारों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाकर शरीफ खानदान के लिए रास्ते निकालने वाला मलक अहमद खान। मलक अहमद खान वही है जिनके भाई के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस एलिगेशन थे और उनके ऊपर मुकदमात भी बने थे, लेकिन बाद में अचानक से उनके लिए नरमी हो जाती है जब मलक अहमद खान साहब के जनरल बाजवा साहब अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। तो नाज़रीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्पीकर की मंजूरी के बगैर यह बिल कमेटी से मंजूर कराया गया? यानी ये बहुत अजीब बात है ना कि स्पीकर को पता ही नहीं है, बारों बार काम हो रहे हैं। तो हर चीज मरियम नवाज के कंट्रोल में है या जो लोग मरियम नवाज को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं या वो चीज उनके कंट्रोल में है। अब देखें ना, मरियम नवाज की सियासी तौर पर तो कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उनका वालिद एक वजीर आजम रहा है, वजीर आला रहा है। अपनी सियासी हैसियत उनकी कुछ नहीं है, ना उनकी सियासी सोच है, ना उनके पास जो उनकी कैबिनेट में करीबी उनकी सहेलियां हैं उनमें से किसी की सियासी सोच नहीं है। आप अंदाजा करें ना, वो जो वजीर तालीम जिस आदमी को रखा हुआ है, अब जिस लेवल का वजीर तालीम है उस लेवल को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है। यानी जिस हुकूमत का, जिस कैबिनेट का वजीर तालीम इस लेवल का आदमी हो, आपने शक्ल देखी है उसकी, आपने काम भी उसके सुने, आप उसकी तहरीरें भी पढ़ते रहते हैं, उसके बयानात भी सुनते रहते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ना सर है ना पाऊं है। तो जिनका वजीर तालीम इस नौयत का होगा, जिनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, बाकी मिनिस्टर्स को आप देख लें, तो आपको उनकी ज़हनी हालत का पता चल जाएगा। तो इनका कोई तजुर्बा तो है नहीं सियासत में, बेचारे बिल्कुल सियासत से नाबल्द हैं। तो इनको लिखकर जो चीज दी जाती है ये समझते हैं वही ठीक है, जो इनको ब्रीफिंग दे दी जाती है ये पागल हो जाते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। लेकिन जो आदमी थोड़ी सी भी सियासत को समझता है या जिस सहाफी को थोड़ी बहुत भी समझ है, वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये इन्होंने किया क्या, ये किस लेवल का कानून ये लोग लेकर आ गए हैं। पूरा निजाम हिल गया है कि भाई अब क्या करना चाह रहे हैं,
क्या आप पाकिस्तान को शुमाली कोरिया से भी बदतरीन कोई जगह बनाना चाहते हैं? क्या आप डिक्टेटरशिप से भी आगे किसी जगह पे जाना चाहते हैं? जनाब एमपीए मुकर गया, कहता जी मेरा नहीं है, मरियम नवाज का है। मरियम नवाज ने खुद बनाया था पंजाब हुकूमत का, मैं कल्ला नहीं है। और जो मलिक अहमद खान साहब है वो कहते जी मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। ये चीज भी हो रही है यानी, और इसको जो है वो जोड़ा गया अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती निजाम। ये उस तरह का एक कानून है जो ये लाया जा रहा है पंजाब के अंदर। अब इसके ऊपर ना लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। जो बहुत करीबी लोग हैं पीएमएलएन के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, वो लोग भी बेचारे बोलना शुरू हो गए। यानी वो सहाफी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया वो बेचारे भी बोल रहे हैं कि यार ये क्या मुसीबत है। अब यहां पे जो है वो नजम सेठी का स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि आज ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, कल ही अपोजिशन में इन्होंने जाना ही जाना है, तो फिर की करोगे तुसी? ये पंजाबी में उन्होंने पूछा। फिर एक नजम भी उनको सुना दी। तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून को यह बात समझ आ जानी चाहिए, ये पहले भी मुश्किल हालात से गुजरे हैं और ये फिर भी गुजरेंगे। तो तारीख बड़ी जालिम होती है। यही सारे कवानीन जो है ना, चाहे पीका है चाहे टीका है, ये जो भी है ना इनके ऊपर ही लगने, ये मार्शल लॉ बिल भी इनके ऊपर ही लगना। ये जितने आप सख्त से सख्त कवानीन बनाएंगे ना, ये मुड़ के आपके ऊपर ही आएंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। जब तक पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब नहीं होगा ना, तब तक पाकिस्तान में सब लोग जद में आते रहेंगे इसी तरह के जालिमाना कवानीन के। तो नाजरीन अब ये अच्छा, इसमें एक इस्तिस्ना भी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है इसके अंदर, इसमें एक इस्तिस्ना भी है। कौमी पॉलिसी जिसके तहत बड़े मनसब पर फाइज शख्सियात, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया गया इसके अंदर भी कि जनाब बाकी सारे तो जो है समाज दुश्मन हो जाएंगे, बाकी सब पे तो ये मार्शल लॉ बिल लगेगा, लेकिन ये जो है ना बड़े बड़े लोग जो है उनके ऊपर नहीं लगेगा। इस तरह जो पंजाब में तैयार किया गया जो नया कानून है, इसके तहत भी हुकूमत और अहलकारों को गुड फेथ में इससे इस्तिस्ना होगा और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। आप अंदाजा करें, आम आदमी की मंजी ठोक दो, अपोजिशन की ऐसी तैसी कर दो, गरीब आदमी को रगड़ा लगा दो, कोई सोशल मीडिया पे नौजवान आवाज उठाए तो उसका पूरा घर तोड़ दो, जो मर्जी उसके साथ करो। लेकिन जब कोई सरकारी मुलाजिम करे या हुकूमत करे तो आपके लिए गुड फेथ में किया है। यानी वो एक ताड़ा कुत्ता टॉमी ते साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये एक मिसाल थी, आपको याद होगी। थोड़ा अरसा पहले अली अमीन गंडापुर ने भी एक मिसाल दी थी कि हम नाचे तो ये और तुम नाचो तो वो। तो हर एक की तरह की अपनी अपनी जुबानों में, पश्तो में अलग है, अंग्रेजी में अलग है, उर्दू में अलग है, तो बहुत सारी मिसालें बनी हुई हैं। तो मैं हैरान होता हूं कि ये सबके लिए अलग अलग कानून कैसे बना सकते हैं। एक मुल्क के अंदर अलग अलग कानून तो नहीं होते कि हुकूमती आदमी अगर ये गंद मारेगा तो उसको माफ है, आप ये सोचेंगे गुड फेथ है, यार को अच्छा सोच के ही कहा होगा। लेकिन कोई और आदमी अगर कोई सही बात भी कहेगा, इसने जरूर बुरा सोचा होगा। अब ये नियतों का फैसला करना शुरू हो जाएंगे, अपनी अदालतें खुद लगाएंगे, जजेस नहीं लगाएंगे, इनके अपने सरकारी मुलाजिम अदालतें लगाएंगे, अपनी अदालतें खुद लगाएंगे, खुद ही फैसले सुनाएंगे और खुद ही उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। ये पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर पंजाब में करने जा रहे हैं। मियां दाऊद साहब है एक वकील, और उन्होंने, मियां दाऊद एडवोकेट ने इसकी चंद चीजें हाईलाइट की हैं। और जो चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं ना, वो 13 आर्टिकल हैं आइन के। आइन पाकिस्तान के 13 ऐसे आर्टिकल हैं जो बुनियादी हकूक से मुताल्लिक है, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है ये मार्शल लॉ बिल। तो मियां दाऊद एडवोकेट के मुताबिक आइन का आर्टिकल 4 यानी मुसावी कानूनी हक, वो छिन जाता है इससे। आर्टिकल 9 जिंदगी और आजादी का हक छिन जाता है। आर्टिकल 10 गैर कानूनी गिरफ्तारी और नजरबंदी से तहफ्फुज, ये भी छिन जाता है। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक भी चला जाता है। आर्टिकल 13 दोहरी सजा हो जाती है इसमें। आर्टिकल 14 इज्जत नफ्स का तहफ्फुज नहीं रहता। आर्टिकल 15 नकलो हरकत की आजादी नहीं रहती। आर्टिकल 16 इकट्ठे होने की आजादी नहीं रहती। आर्टिकल 17 सियासी सरगर्मियों की आजादी नहीं रहती। आर्टिकल 18 कारोबार की आजादी नहीं रहती। आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी खत्म। आर्टिकल 23 और 24 जायदाद खरीदने इस्तेमाल करने का खत्म, क्योंकि जब्ती हो जाना सारा कुछ। और इसके अलावा भी ये बताते हैं कि आइन के आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 अदलिया और इंतजामिया को अलग करना की भी खिलाफ वर्जी है। अब नाजरीन इस तरीके से ये आइन को पामाल करने जा रहे हैं एक मार्शल लॉ बिल लाकर। देखिए इसमें होगा क्या। आपकी अगर शक्ल पसंद नहीं है ना मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को, कैप्टन सफदर के बेटे को, या मरियम नवाज की किसी बेटी को, रिश्तेदार को, दामाद को, कोई आसपास जानने वाला, इसहाक डार को, इसहाक डार के बच्चों को, या किसी को भी, किसी वजीर को, किसी वजीर के बच्चे को, किसी जज को, किसी जज के बच्चे को, उसके रिश्तेदार को, किसी ब्यूरोक्रेट को, उसके किसी बच्चे को, किसी एसएचओ को, उसके किसी रिश्तेदार को आपकी शक्ल पसंद नहीं है, वो आपके खिलाफ एक दरखास्त डाल देगा और हल्की सी सिफारिश करवा देगा। उसके बाद आपके साथ क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट बंद,
आपकी जायदादें सब, आपका मोबाइल फोन ले लेंगे, आपका जो है वो बंद कर देंगे आपके मोबाइल, आपका इंटरनेट का इस्तेमाल यानी आप कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड नहीं कर सकेंगे, आपको वहां पे भी कंट्रोल कर दिया जाएगा, डिजिटल निगरानी में आपको डाल देंगे, आपके जिस्म के साथ एक डिवाइस लगा सकते हैं। और ये तो गुआंतानामो पे भी, वहां पे भी इस किस्म के जुल्म जब अमेरिका ने किए थे तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ गया था कि जनाब कैदियों के जिस्मों में चिपें लगा दी जाएं, इनको ट्रैक किया जाए, तो वो ट्रैक करेंगे जनाब कि ये इसके साथ ये डिवाइस हमने लगा दी है, तो ये डिवाइस जो है अगर ये उतारा या इसने कुछ किया तो इसको फिर 3 साल के लिए हम जेल में डाल देंगे। तो जनाब अजीबो गरीब किस्म की चीजें आपके साथ की जाएंगी, अमली तौर पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, यानी आप ट्रेवल नहीं कर सकेंगे अपनी मर्जी से, वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप यहां तक जा सकते हैं, यहां से आगे नहीं जा सकते। वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपको देख रहे होंगे कि इस बंदे को हमने सिर्फ बाजार तक जाने की इजाजत दी थी, तो ये परले बाजार में क्यों चला गया, या मेडिकल स्टोर बंद था तो उधर क्यों चला गया। ये होता है, ये होता है, और ये करेंगे, आप देखिएगा मार्शल में ऐसे ही होता है। तो ये चीजें इस तरफ लेकर जा रहे हैं और आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी यही सोच है। नवाज शरीफ भी बनना चाहता था अमीरुल मोमिनीन, जब परवेज मुशर्रफ ने बाद में मार्शल लॉ लगा दिया था। एक तो अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ बन जाता, वो भी वही होना था कौम के साथ, परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा के भी वही कर दिया कौम के साथ। तो फौज कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती, मसले का हल होता है साफ और शफाफ इलेक्शन। कौम फैसला करे कि किसने रहना है और किसने नहीं रहना। बहरहाल कौम को तो कभी फैसला ये लोग करने नहीं देते। बहरहाल आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अब एक मार्शल लॉ बिल जो है उसकी तैयारी अगले मराहिल में जा रही है। रोक सकते हो तो रोक लो, अगर नहीं रोकोगे तो मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। एक बात और जो नजम सेठी ने की बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने ये बताया कि जनाब ये आ क्यों रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक तरह से ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जोर नहीं टूटा अभी तक। ये मैं मदर अब्बास साहब को सुन रहा था और भी बहुत सारे सीनियर तजियाकार हैं, लेकिन मैं कहूंगा तो मेरा तो थोड़ा सा इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है, जो मौजूदा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ मेरा फड्डा है। इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मेरे से मेरा मुल्क छीन लिया, मेरी आजादी छीन ली, मेरे से मेरे बहुत सारे हुकूक छीन लिए, मुझे बहुत तकलीफ दी इन्होंने। तो मेरा तो इनके साथ एक फड्डा है। अगर मैं बात करूंगा तो बात औकात आपको लगेगा कि शायद यार ये गुस्से में भी है, हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूं अपने ऊपर कंट्रोल रखने की और मैं गुस्से से दूर रहकर अपना काम करता हूं। लेकिन अब बहुत सीनियर लोग जो मीडिया में है वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई का जोर नहीं टूटा इनसे, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और ये कोई ऐसा पॉलिटिकल बयानिया बनाने में कामयाब नहीं हुए जिससे ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कमजोर कर सकें या उनके वोट बैंक को हिला सकें। हाँ, इन्होंने ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट कर लिए, जाली इलेक्शन जरूर जीत लिए, लेकिन जब भी कभी लोगों को मौका मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग बड़े पैमाने पर निकलकर उसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट डाल लेंगे। और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सारे जानते हैं। तो अभी जनाब एक और इलेक्शन आ रहा है, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के अंदर, तो उससे भी इन्हें खौफ है कि वहां पे लोग निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट डालेंगे। अगर एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिक पे छोड़ दिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव ना डाला जाली फॉर्म 47 के लिए, तो पूरी की पूरी पीएमएलएन, उनकी लीडरशिप नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक सारे के सारे बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, जैसे 2024 में 8 फरवरी के इलेक्शन में ये लोग एक्सपोज हो गए थे। नादरीन, अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक सख्त स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रही है। अगर तो 5 अगस्त का मोमेंटम बनाना है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी जो उनके इंटरनल मीटिंग में डिस्कस हुई थी। मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ये डिबेट हुई थी कि 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, 5 अगस्त को पूरे मुल्क को निकाला जाए और फैसला कुन एक लॉन्ग मार्च किया जाए, और इस किस्म की तजावीज आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से सारा कुछ अवेपोरेट हो गया, सब खामोश हो गए, ये खबरें कहीं दब गई, किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं की। मेरे ख्याल में आखिरी दिनों में अनाउंसमेंट करेंगे, चंद दिन पहले, जब तैयारी का वक्त नहीं बचेगा। अगर आप ज्यादा देर तक कोशिश करें, ज्यादा देर तक तैयारी करें, उसका मोमेंटम बिल्ड करें, तो एक बेहतर एहतजाज या लॉन्ग मार्च हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें जी मैंने फौरन करना है, तो फिर तो वो नहीं होता ना, फिर तो जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है फिर उसी तरह का होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देता हूं, एहतजाज हर सूरत होगा, गोली चली तो पहला सीना मेरा होगा। वैसे अली अमीन गड्डापुर ने भी यही कहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने भी उसी तरह का स्टेटमेंट दिया है। जो होगा वो फिर हम देखेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पैगाम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें एहतजाज करना है, अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा, और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। ये भी उन्होंने जनाब बेगैरत कहना शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ तरक्याती मंसूबे और चीजों के बारे में बताया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने यह नहीं बताया कि ये जो सवाब दीदी फंड है, इसके बारे में जो ARY ने खबर छापी वो खबर ठीक है या गलत है। क्योंकि उस खबर के मुताबिक सवाब दीदी फंड को लगभग 700% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाब दीदी फंड जो है वो सिफर होंगे, वो नहीं होंगे। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे मुलाकात के लिए और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। मेरे ख्याल में अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी 5 अगस्त की, तो उससे पहले शायद इमरान खान साहब से कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए। तो अब मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं है, अब मामला इमरान खान से मुलाकात करने का है। देखिए, आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी कामयाबी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत हद तक मुतजलजल हो गया। अब हम ये बार बार सुनते हैं कि जनाब इमरान खान की फैमिली को कोई किरदार अदा करने दिया जाए जब तक कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, इसलिए कि वर्कर अब लीडरशिप से अब वो एनर्जी ले ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो सबसे मेन आदमी है इमरान खान, उसके लिए लीडरशिप काम नहीं कर रही और इमरान खान की फैमिली के अलावा शायद कोई वफादार बचा नहीं है। ये अब कारकुनों के अंदर सोच पैदा हो गई और अब ये मुतालबा भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को आगे किया जाए और वो एहतजाज को लीड करें जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से हो रही हैं और कारकुन इसके ऊपर बड़ा जोर भी दे रहे हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की एक कामयाबी है कि एक तो उन्होंने लीडरशिप को काफी मुतनाज़ कर दिया और दूसरा उनकी कामयाबी यह है कि लीडरशिप के जो मुतालबात थे वो इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी आजादी, उनके ऊपर जाली मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी, इन चीजों से हटकर वो यहां तक आ गए कि जनाब इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाएं और जनाब आप हमारी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा दें। यानी वो मुतालबात जो एक पीक थी उनकी, वो बहुत ऊंचे लेवल के मुतालबात थे, वो अब बड़े निचले लेवल तक आ गए और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जुल्म के जरिए से किया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप एक एक कदम करके पीछे हटती रही मफाहमत के चक्कर में और आज अब वो वहां खड़े हैं कि वो कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं कर रहे। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब कतर में शुरू होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें जो खबर है मेरे पास वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर दोबारा से हमला किया और उसके बाद दोहा के अंदर अब मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के और ईरान के और ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे और एक हॉटलाइन भी कायम की जाएगी अमेरिका की और ईरान की फोर्सेस के बीच में। यानी इन दोनों फौजों के बीच में एक हॉटलाइन कायम की जाएगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में जवाबी हमला करने से पहले ये एक दूसरे से राब्ता करके पूछ लें कि जनाब ये काम आपने किया है या कोई तीसरा कर गया। तो ये एक अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए और ये कतर की तरफ से एक आइडिया है। इस पे अगर अमल दरामद होता है तो ये जरा बेहतर रहेगा, एक बड़ी लड़ाई से बचने में मददगार भी साबित होगा। दो चीजें हैं जहां पे सारी अटेंशन है। नंबर एक, ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर बात होगी और नंबर दो जो है वो आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से और कैसे खोलना है उसके ऊपर भी, या खुला कैसे रखना है, उसका फ्यूचर क्या होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी तो सारे मामला ईरान के फायदे के हैं। अमेरिका के नुक्ता नजर से तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ईरान के फायदे की चीजें। बहरहाल मंगल से दोबारा ये बातचीत शुरू होने वाली है और आज इमरान खान साहब के दो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं जिनमें इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से अलीमा खानम और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से उनकी बेटी ने केस किया हुआ है। तो आज देखते हैं कि उन केसेस का क्या बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे तो अदालत से जो है वो 26वीं और 27वीं आईडी तरमीम के बाद किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है। नाज़रीन, समीदीन बलोच ये बलोच यकजहती कमेटी जो है उसकी एक मेंबर है और बहुत आवाज उठाती हैं बलोचों के हुकूक के लिए। इनके वालिद को जबरी तौर पे लापता हुए आज 17 साल हो गए। कितनी तकलीफ और कितना कर्ब है। मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें इन्होंने मारम बलोच को कहा कि देखो मारम, तुम्हारे पास अपने बाप की कब्र है, मेरे पास तो अपने बाप की कब्र भी नहीं है। और वो ये कह रही थी हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें हड्डियां ही लौटा दें, हमें गले सड़े जिस्म वापस कर दें, हमें लाशें वापस कर दें ताकि हम अपने प्यारों को रो तो सकें। अब इनके जो वालिद हैं उनको जबरी तौर पे लापता हुए 17 साल हो गए। 28 जून 2002 को उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया या वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे या फर्ज कर ले वो कोई दहशतगर्द है तो उसको अदालत के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इस तरह से जो जबरी तौर पे आप किसी को लापता करते हैं तो आप ना सिर्फ एक खानदान बल्कि एक पूरे कबीले को अपने खिलाफ कर देते हैं।